हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सीक्वेंस, जिसमें लास्ट की वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया था कि उनको आपको सिर्फ रीड करना है। जिनके प्रूफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको सिर्फ सिंपली उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड कर लेना। आज की वीडियो में हम करेंगे की वैल्यू थ्योरम जो कि इम्पॉर्टेंट है, और एक साथ में करेंगे स्क्वीज़ प्रिंसिपल। ये दोनों ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आपकी रह जाएगी एक कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स जो कि काफ़ी बड़ी है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। और दूसरी है कॉचीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ये भी बड़ी है तो इस पर भी एक वीडियो अलग से बनेगी। तो आज ये वाला कंसेप्ट करने के बाद दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और रह जाएंगे आपकी 2.2 एक्सरसाइज की। ठीक है, 4 एक्सरसाइज है टोटल इस चैप्टर में, तो अब हमारा 2.2 का कंसेप्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इसको समझते हैं बड़ा ध्यान से। देखो क्या है इसकी स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट है लेट ए एन बी अ सीक्वेंस सच दैट a n not equals to 0 for all n belonging to natural number and a of n plus 1 by a n approaches to L if mod of L less than 1 then limit n approaches to infinity a n is equals to 0। यहाँ पे आपको a n एक सीक्वेंस दे रखी है जिसमें a n 0 की इक्वल नहीं है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, एंड अगर आप a ऑफ n प्लस 1 अपॉन ए एन करते हो तो वो l को अप्रोच करता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मॉड ऑफ l की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो प्रूव करो कि ए एन में अगर आप n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हो तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए एन जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक बार मैं स्टेटमेंट नोट कर लेती हूँ। देखो स्टेटमेंट है let an be a sequence such that an not equals to 0 for all n belonging to natural number and a of n plus 1 upon an approaches to n if mod of L less than 1 then प्रूव करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसका प्रूफ। इजी सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट समझने वाली बात है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ना क्या है, इसमें बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादा। जैसे कि 4 चैप्टर था आपका, उसमें टेस्ट थे, तो उसमें आपको टेस्ट की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। इट मीन्स मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि फॉर्मूले नहीं है इस वाली बुक में। थ्योरी है, कंसेप्ट है, बट फॉर्मूलेज नहीं है। और दूसरी साइड स्पेशल फंक्शन वाली बुक में सारे फॉर्मूलेज ही हैं। आप कोई भी चैप्टर ले लो आपको फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली बुक ज़्यादा इजी है स्पेशल फंक्शन से, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब जैसे ये थ्योरम है, इसमें कोई फॉर्मूला तो यूज़ नहीं होगा। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि सीक्वेंस क्या है, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये कंसेप्ट मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड जो बुक है ना वो है ये। तो अगर आप इस बुक को करो तो बहुत अच्छे से करना, और आगे भी काफ़ी यूज़ होता है इनका। जैसे ये जो सीक्वेंस वाला चैप्टर है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एमएससी में या फिर नेट कोई भी एग्ज़ाम देते हो ना, उनमें ये चीज़ें बहुत आती हैं। अब देखो हम कैसे करते हैं इस थ्योरम को। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है कि जो मॉड है एल का वो लेस है 1 से। ठीक है, मुझे ये चीज़ गिवन है कि मॉड वैल्यू एल की 1 से लेस है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मुझे एप्सिलॉन नॉट को इस तरह से चूज़ करना है। एक तो वो 0 से बड़ा हो, बट 0 से बड़ा होने के बाद भी अगर मैं उसके अंदर 1 ऐड कर दूँ, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के अंदर 1 ऐड कर दूँ तो भी नहीं, अगर आप मॉड ऑफ एल के अंदर एप्सिलॉन नॉट को ऐड कर दो तो भी वो 1 से छोटा रहे। देखो मैंने क्या कहा, हमें गिवन है कि मॉड ऑफ एल 1 से छोटा है। मुझे एप्सिलॉन नॉट इस तरह से चूज़ करना है कि अगर इस एप्सिलॉन नॉट को इस मॉड ऑफ एल के अंदर ऐड भी कर दूँ ना तो भी ये टर्म 1 से छोटी रहे, यानी कि ये इतनी छोटी वैल्यू होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को मैंने इस तरह से चूज़ करना है। अब लेट कर लो कि जो ये है ना मॉड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नॉट,
इसको मैंने लेट कर लिया कि किसके इक्वल है, एच के इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मॉड ऑफ एल तो था 1 से लेस, है ना, मॉड ऑफ एल 1 से लेस था, और अपसाइलन क्या था 0 से बड़ा, यानी कि ये वैल्यू तो 0 से बड़ी और ये वैल्यू 1 से छोटी। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो h की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है इतनी बात? मैंने क्या कहा कि जो h है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो आपको चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, सिंस an+1 डिवाइडेड बाई an अप्रोच करता है l को, ये l को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, l को अप्रोच करने का मतलब ये l पे कन्वर्जेंट है। क्या है, l पे कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर ये l पे कन्वर्जेंट है तो इसके लिए एक अपसाइलन नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और मैं इस टर्म में से l को माइनस करूँगी, उसकी मोड वैल्यू क्या रहेगी, अपसाइलन से छोटी रहेगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यानी कि कन्वर्जन की डेफिनेशन में लगा रही हूँ, सिंस दिस कन्वर्जेस टू l, अगर ये n पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या लिखूँगी मैं, देयरफॉर फॉर अपसाइलन नॉट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर m मेरे पास एग्जिस्ट किस तरह से करेगा कि अगर मैं a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई an इसमें से जिस पे कन्वर्ज कर रहा है वो, और उसका मोड ले लूँ तो वो उस अपसाइलन नॉट से लेस रहेगा। किसके लिए बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यानी कि जो m की वैल्यू होगी, अगर m की वैल्यू सपोज 10 है तो a10 और a10 के बाद वाली सारी टर्म्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, ओके, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब देखो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, मैंने क्या किया, a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई an, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी अपनी मर्जी से, a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई an है, इसके अंदर l ही ऐड कर दो और l ही सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट l। ठीक है, मैंने इसके अंदर l को ऐड कर दिया और l को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये रिजल्ट होता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का, कि मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई an माइनस l का मोड तो अलग और प्लस इस l का मोड अलग, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया और इसको एक साथ लिख लिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये वैल्यू किससे छोटी थी, ये वैल्यू छोटी थी अपसाइलन नॉट से, और प्लस ये मॉड ऑफ l तो है ही। अब ये मॉड l प्लस अपसाइलन नॉट, यहाँ पे आ जाओ, किसके इक्वल था, h के इक्वल, तो ये किससे छोटी आ गई, यानी कि h, इसकी वैल्यू h रख दी मैंने और कुछ भी नहीं किया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है अपना, a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई an का मोड, a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई an का मोड, a ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई an का मोड किससे लेस आ गया, h से लेस आ गया। इतनी बात समझ में आ गई है। और ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ये सारा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करो, इसमें n की वैल्यू को चेंज करो। ये रिज़ल्ट किसके लिए है, m और m के बाद वाले सभी टर्म्स के लिए, है ना। और कहाँ तक होगा ये देखो, अब क्या करेंगे हम, n को पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल्स टू m, m+1 m+2 और लास्ट टर्म क्या होगी, n-1। क्लियर है? तो अब जहाँ जहाँ n है इस रिज़ल्ट में, इस वाले रिज़ल्ट में जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करो, पहले m पुट करो। तो अगर मैं इसमें m पुट करूँगी तो क्या बनेगा, a ऑफ m तो नीचे बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, a ऑफ m+1 लेस देन h। इसके अंदर m+1 पुट करोगे तो a ऑफ m+1 और यहाँ क्या बनेगा, a ऑफ m+2। लास्ट टर्म n-1 पुट करोगे तो n की जगह तो n-1 और ऊपर n+1 में n की जगह n-1 रखोगे तो n-1 + 1, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, a ऑफ n। क्लियर है? तो मैं कर दूँ अभी ये। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो a ऑफ m+1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, a ऑफ m, किससे लेस, h से लेस। ठीक है, फिर ऊपर तो a ऑफ m+2 आ जाएगा, नीचे a ऑफ m+1 आ जाएगा और इनका मोड भी है। देन क्या आ जाएगा, a ऑफ m+3
नीचे ए ऑफ एम प्लस 2 और इसका मोड और एच, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक आएगा ये? ऊपर तो ए ऑफ एन आ जाएगा, नीचे ए ऑफ एन माइनस 1 आ जाएगा और उसका मोड लेस देन एच। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये टर्म्स कितनी बार है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई हुई है, दोबारा समझा देती हूँ। एन की वैल्यू क्या है? देखो, एम है, एम प्लस 1 है, एम प्लस 2 है और कहाँ तक है? एन माइनस 1 तक है। एन की वैल्यू यहाँ तक है तो ये टर्म्स इसके अकॉर्डिंग ही चल रही है ना। अब मुझे काउंट करना है कि कितनी टर्म्स हैं। तो काउंट कैसे करते हैं? लास्ट वाली टर्म में से फर्स्ट से पहले वाली टर्म माइनस कर दो। इसकी लास्ट टर्म क्या है? एन माइनस 1। उसमें से माइनस कर दो किसको? फर्स्ट से पहले वाली। एम से पहले क्या होगा? एम माइनस 1 होगा। तो इसमें से एम माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 माइनस एम प्लस 1 कट जाएगा तो क्या आ गया? एन माइनस 1। यानी कि ये कितनी बार है टर्म्स? एन माइनस एम टाइम्स है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब जब मैं इन सभी इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करूँगी तो देखो, ए ऑफ एम प्लस 1 बाई ए एम इंटू दिस, ए ऑफ एम प्लस 1 से कट जाएगा, ए ऑफ एम प्लस 2 से ये कट जाएगा, ए ऑफ एम प्लस 3 से ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? इसकी तो नीचे वाली टर्म बचेगी और इसकी ऊपर वाली टर्म बचेगी। आप चाहो तो करके देख सकते हो। जैसे कि ए ऑफ एम प्लस 1 है, नीचे ए ऑफ एम है, इंटू ए ऑफ एम प्लस 2 आ जाएगा, ए ऑफ एम प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए ऑफ एम प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे ए ऑफ एम प्लस 2 आ जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आगे कट जाएगा। यानी कि ये वाली टर्म बचती रहेगी और लास्ट की ए ऑफ एन बच जाएगी। तो क्या बचेगा? ए ऑफ एन बाई ए एम। और ये राइट हैंड साइड में क्या आएगा? एच कितनी बार मल्टीप्लाई होएगा? एन माइनस एम टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? मल्टीप्लाइंग ऑल दीज टर्म्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें? एक तो ए एन बच जाएगा, नीचे ए एम बच जाएगा, दोनों का मोड लेस हो जाएगा एच की पावर एन माइनस एम से। इतनी बात क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो क्या करो, अलग अलग कर दो इसको। मैं लिख सकती हूँ इसको ए एन का मोड अलग और नीचे ए एम का मोड अलग लिख सकती हूँ। अब उसको यहाँ पे ले आओ, इसके नीचे। यहाँ से अगर मैं इस ए एम को यहाँ पे लेके जाऊँगी तो यहाँ जाएगा ना। मैंने क्या किया, इस मोड को अलग अलग लिख सकती हूँ तो ए एम के मोड को मैं यहाँ ले गई। अब ये क्या है? एच की पावर एन और ये क्या है? एच की पावर माइनस एम। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एच की पावर एन बाई एच की पावर एम इन टू मोड ऑफ ए। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, ए एम का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि टेंथ टर्म हो या फिर 11th टर्म हो, कुछ भी हो सकती है। एम की वैल्यू हो सकती है ना। तो यानी कि ये नंबर होगा। नीचे क्या है? एच की पावर एम है। ये एच क्या था? एच हमारा मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नोट था, यानी कि एच भी एक नंबर है। तो मैं मोड ऑफ ए एम बाई एच एम को क्या पुट कर रही हूँ? एक कॉन्स्टेंट के पुट कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या पुट कर रही हूँ? पुट मॉड ऑफ ए एम बाई एच की पावर एम इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। इसको मैंने एक कॉन्स्टेंट पुट कर दिया। क्लियर है? तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से मॉड ऑफ ए एन जो है वो छोटा हो जाएगा के इंटू एच की पावर एन। इसकी वैल्यू पुट कर दी और तो कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात समझने की है। क्या बात समझने की है? कि हमारा जो एच है ना वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। कोई नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सपोज़ कि वो 0.01 ही क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये बहुत छोटा नंबर है और इस छोटे नंबर की पावर जैसे जैसे n का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम इसकी पावर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप किसी भी छोटे नंबर की पावर को बढ़ाओगे, पॉइंट वाले नंबर की पावर को बढ़ाओगे, तो वो नंबर डिक्रीज मतलब इन्फिनिटी को टेंड करता रहेगा ना। देखो जैसे जैसे मैं n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करूँगी, जैसे जैसे मैं इसकी पावर बढ़ाऊँगी तो वैसे वैसे ही 0 को अप्रोच करता रहेगा। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे? एच एन अप्रोचेज टू 0 एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम इस n की पावर को बढ़ाएंगे, इस नंबर की पावर यानी कि n को इंक्रीज़ करेंगे, इसकी पावर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो ये जो एच एन है ना वो छोटा होता रहेगा और 0 को अप्रोच करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये 0 को अप्रोच करने लग गया तो मतलब अब ये हमारी एक अलग सी सीक्वेंस बन गई। अब क्या लिखूँगी मैं? देखो अब हम एच एन की बात करते हैं कि क्योंकि एच एन जो है वो 0 को अप्रोच करने लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखो अब फॉर गिवन
एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1। m1 क्या है यहाँ पे, एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब ये एक सीक्वेंस बन गई, कौन, hn। क्यों, क्योंकि hn जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, यानी कि 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो अब अगर मैं hn में से 0 को माइनस कर दूं तो उसका जो मोड होगा ना, वो हम क्या कहते हैं कि लेस होगा किसी एप्सिलॉन से, यही कहते हैं ना। हमने एप्सिलॉन नॉट तो पहले ले लिया, अब यहाँ पे एप्सिलॉन ले लो, एप्सिलॉन नॉट तो हमने पहले ले लिया, तो हम कहते हैं कि ये किसी एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m1। तो अब एप्सिलॉन तो कुछ भी ले सकते हो आप, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 4, एप्सिलॉन बाय 6, एप्सिलॉन बाय 8, कुछ भी ले सकते हो। बट मुझे जो है वो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। मुझे क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर k इंक्लूड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो एप्सिलॉन है ना, इसको एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाय k ले लेती हूँ, बस इसी वजह से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m1। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि h की पावर जो n है उसका मोड जो है वो लेस है एप्सिलॉन बाय k से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। मॉड ऑफ ए एन किससे लेस था, k इंटू एच की पावर n, और h की पावर n किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय k से लेस है ना। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये देखो h की पावर n का यहाँ पे मोड था, h की पावर n का, देखो यहाँ पे क्या है, ये h की पावर m तो हमने h की पावर n और m को अलग अलग करके हमने m को तो इस k के साथ इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे तो सिर्फ h की पावर n बच गया। तो इसके अंदर आप मोड क्वांटिटी लोगे, और अब तक तो ये रिजल्ट n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m के लिए था, और ये जो रिजल्ट है ना, ये अब किसके लिए हो जाएगा आपका, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m+1 के लिए हो जाएगा, क्योंकि जो h की पावर m थी वो इस k के अंदर इंक्लूड हो गई। तो अब ये रिजल्ट m+1 के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, तो अब मॉड ऑफ ए एन किससे लेस है, k इंटू एच की पावर n और उसका मोड, और अभी हमने निकाला है कि h की पावर n का मोड किससे लेस है, इससे लेस है। तो मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को पुट कर दूँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, ये थर्ड थी, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में मैं पुट करूँगी तो देखो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए एन था वो लेस था किससे, k इंटू एच की पावर n के मोड से। तो मॉड ऑफ ए एन है वो लेस आ जाएगा किससे, k इंटू, इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय k से। कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये इसको मैं लिख सकती हूँ ये ऐसे, और यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m तो चल ही रहा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। अब देखो क्या करेंगे हम, ये वाली टर्म किसके लिए थी, ये वाली टर्म किसके लिए थी, m+1 के लिए थी। ठीक है, यानी कि m के लिए थी, और ये वाली टर्म किसके लिए है, m+1 के लिए। तो मैं कह सकती हूँ अगर वो m के लिए है, ये m1 के लिए है, तो ये जो है वो किसके लिए है, इन दोनों के मैक्सिमम की। कंफ्यूज मत होना इसमें, वो वाली जो टर्म थी वो तो आपकी m1 के लिए, m के लिए थी ना, m के लिए, और ये वाली किसके लिए है, m1 के लिए है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया। अगर m 10 है, ठीक है, m क्या है, 10 है, तो m1 मान लो 11 है, तो जो रिज़ल्ट 10 11 आगे वाली टर्म्स के लिए होल्ड करेगा, तो वो रिज़ल्ट 11 के लिए भी तो होल्ड करेगा ना। देखो m है और m1 है, सपोज़ ये है, ऐसे है, तो ये 10 की बाद वाली सारी टर्म्स के लिए होल्ड करेगा, और ये 11 के बाद वाली सारी टर्म्स के लिए होल्ड करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला रिज़ल्ट इन दोनों के लिए होल्ड करेगा। अगर ये 10 है, ये 11 है, तो ये वाला रिज़ल्ट सबके लिए होल्ड करेगा। अगर ये 11 है और ये 10 है, इनको इंटरचेंज कर दो तो ये वाला रिज़ल्ट सबके लिए होल्ड करेगा। तो मैंने क्या ले लिया, इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया, क्योंकि मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया ना अब। तो मॉड ऑफ ए एन -0 का जो मॉड है किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से लेस आ गया। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये आपकी कन्वर्जन की। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ए एन है सीक्वेंस, वो किसको कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस टू 0 को कन्वर्ज कर रही है। और अगर ऐसा है कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, तो मैं लिख सकती हूँ कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसके अंदर मैं पुट करूँगी तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। हैंस प्रूफ, ये तो आपको प्रूफ करना था।
कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हमने बस इसमें लेट करा है, देन टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर उस वैल्यू को के मान लिया है, फिर एच एन एक सीक्वेंस बन गई है, वहाँ से दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? आपकी बुक में गिवन है बिल्कुल, आप वहाँ से इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, और भी और कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब हम करते हैं स्क्वीज प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हो सकता है कि आपसे कंपल्सरी में पूछ भी लें कि डिफ़ाइन करो स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर प्रूव करना भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से करना। क्या है इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ क्या दे रखा आपको, ए एन बी एन सी एन, ए एन बी एन सी एन क्या है? 3 सीक्वेंस है, आर 3 सीक्वेंस। किस तरह से है ये? सच दैट पहली कंडीशन तो ये है कि जो मोड ऑफ ए एन है वो लेस देन इक्वल्स टू बी एन है, ये लेस देन इक्वल्स टू सी एन है। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ए एन है सीक्वेंस और जो सी एन है, यानी कि जो सबसे छोटी है और जो सबसे बड़ी है, वो दोनों ही बोथ कन्वर्जेस टू ए, ये दोनों ही किसको कन्वर्ज कर रही हैं? ए को। ये सब तो अब तक गिवन था। अब हमें क्या प्रूव करना है? तो प्रूव करो कि देन जो बी एन है ना, यानी कि बीच वाली सीक्वेंस बी एन, वो भी ए को कन्वर्ज करेगी। ये प्रूव कर दो। क्या दिया हुआ है? 3 सीक्वेंस है, ये कंडीशन है कि ए एन छोटा इक्वल है बी एन से, बी एन छोटा इक्वल टू सी एन से। अगर ये दोनों ए को कन्वर्ज करे तो शो करो कि ये भी ए को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो अब हमें ए एन भी ए पे कन्वर्जेंट दे रखी है, सी एन भी ए पे कन्वर्जेंट दे रखी है, तो यहाँ से हम बहुत इजीली कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? सिंस जो ए एन है वो भी कन्वर्ज कर रहा है ए को, और जो सी एन है वो भी कन्वर्ज कर रहा है ए को, तो इन दोनों के लिए क्या होगा? अलग अलग पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर m1 एंड m2 सच दैट, किस तरह से कि ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है? ए पे, उसमें से माइनस कर दो, उसका जो मोड होगा वो लेस होगा एप्सिलॉन से। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1, कन्वर्जन की डेफिनेशन है, और तो कुछ भी नहीं है। फिर और कौन कन्वर्ज कर रहा है? सी एन, तो सी एन माइनस ए का भी जो मोड होगा वो लेस होगा एप्सिलॉन से। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वही सेम बात यहाँ पे है। अगर मान लो कि m1 तो है 10 और ये मान लो 5, और आप इसको ऐसे भी मान लो, कैसे भी मान लो, तो अगर ये 10 और 10 के बाद वाली टर्म्स के लिए होल्ड करता है रिजल्ट, यानी कि A10, A11, A12, A13, और ये A5 और A5 के बाद वाली टर्म्स के लिए होल्ड करता है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इसके अंदर ये वाली टर्म्स तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 बाद वाली टर्म्स इसमें भी आ जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ ना कि इसमें दोनों टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगी, और अगर आप इसको 5 ले लो, इसको 10 ले लो, तो इसमें दोनों टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड ही होते हैं नंबर लाइन के, तो हम इनका क्या ले लेते हैं? मैक्सिमम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम इन नंबर्स का? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ले लो। लेट मैक्सिमम ऑफ m1 m2 इज इक्वल्स टू m। मैंने m1 m2 का मैक्सिमम क्या ले लिया? m ले लिया। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए लेस होगा एप्सिलॉन से, और मॉड ऑफ सी एन माइनस ए भी लेस होगा एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। m1 m2 पूछेंगे, अब क्या लिख दो? m लिख दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। किसी भी वैल्यू का मोड, इस वैल्यू का मोड का मतलब क्या है कि ये वैल्यू, इसको मोड खोलेंगे तो ये वैल्यू माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है, यही मतलब होता है ना। अब इसके में ऐड कर दो ए को दोनों साइड, ऐड ए बोथ साइड भी नहीं, ऐड ए इन कंप्लीट इनइक्वालिटी। तो ये क्या बन जाएगा? ए इसके अंदर ऐड करूँगी, देन माइनस ए प्लस ए, देन कट जाएगा। ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन,
ए प्लस एप्सिलॉन। ये आ गया, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई। ए एंड इन दोनों के बीच में लाई कर गया, ऐसे यहाँ पे कर दो। इसकी मॉड वैल्यू का क्या मतलब है कि ये टर्म सी एन माइनस ए इसके बीच में लाई कर रही है, इसमें भी ऐसे ही कर दो। ए यहाँ पे ऐड कर दो, सी एन माइनस ए प्लस ए, ये क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन सी एन और ए प्लस एप्सिलॉन। तो अब मेरे पास ये दोनों कंडीशन आ गई। गिवन क्या था, गिवन क्या था आपको, गिवन ये था कि ए एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी एन है, लेस देन इक्वल्स टू सी एन है। और मेरे पास क्या आ गया कि ए एन इससे लेस है और सी एन इससे लेस है ना। अब इनको कंबाइन करके लिख दो। देखो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, ए माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, यहाँ से सेकंड और इसको मान लो थर्ड। तो तीनों इक्वेशन से देखो क्या होएगा। ए माइनस एप्सिलॉन किससे लेस है, ए एन से लेस है ना। ए एन किससे लेस देन है, बी एन से, है ना। बी एन किससे लेस है, सी एन से, ठीक है। और सी एन किससे लेस है आगे, ए प्लस एप्सिलॉन से। यहाँ पे इक्वल टू भी लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगा दिया। यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन लेस था ए एन से, देन ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन था, देन बी एन लेस देन इक्वल्स टू सी एन था, और सी एन फिर छोटा था ए प्लस एप्सिलॉन से। अब मुझे तो ये शो करना है कि जो बी एन है ना वो भी कन्वर्ज कर रहा है ए को, तो बी एन के साथ मुझे इन दोनों को लेना है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को यहाँ से छोड़ दूँगी और यहाँ पे ये ज़रूर लिख लेना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। तो यहाँ से लिख लो ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन और लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन विच इम्प्लाइज, ठीक है। अब क्या करो, ऐड कर दो ए को, ऐड ए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए लेस देन बी एन माइनस एप्सिलॉन। ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ए माइनस एप्सिलॉन में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, बी एन में से बी को सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे ए प्लस ये तो था ही, तो कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, एप्सिलॉन, यहाँ क्या बचा, बी एन माइनस ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या है आपका, ए माइनस एप्सिलॉन प्लस ए माइनस एप्सिलॉन माइनस ए, तो कट जाएगा, तो ये माइनस भी तो बचेगा ना। देखो ये टर्म थी, मैंने क्या किया, ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा से देख लो, यहाँ पे ए को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, बी एन माइनस ए, ये क्या आएगा, ए प्लस एप्सिलॉन माइनस, तो ये कट जाएगा ना, और ये भी कट जाएगा, तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ कि इसका जो मोड है वो लेस है एप्सिलॉन से, क्योंकि अभी जब हमारे पास ये था तो मैंने इसको ये तो लिखा था कि माइनस एप्सिलॉन और ये प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करते, तो अब मैंने इस टर्म को ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो बी एन है ना वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, ए को, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो था क्या इसमें कुछ मुश्किल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर किसी को सीक्वेंस का मतलब यही नहीं पता कि कन्वर्जेंट अगर होती है तो हमें डेफिनेशन कौन सी लगानी है, तो देखो आपको मुश्किल लगेगा। बट अगर आपको पता है कि कन्वर्जन की डेफिनेशन ये होती है, सिर्फ ये 2 स्टेप आपको आने चाहिए, उसके बाद तो आपने इसका मैक्सिमम लिया है और इसकी मोड वैल्यू को ओपन किया है, दोनों की मोड वैल्यू को ओपन किया है और जो चीज़ गिवन थी उसके साथ मिला के इसको लिख दिया और आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही ईजी थी दोनों ही थ्योरम्स, कुछ भी नहीं था। आपकी बुक में गिवन है, फर्स्ट वाली ये रही, सेकंड वाली ये रही, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके 100% चांसेस होते हैं कि वो आती हैं एग्ज़ाम में, और वैसे भी जनरली मैथ्स में अगर आपको कुछ करना है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो फिर इनको बहुत आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अगर ये समझ में आ गई, वीडियो पसंद आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन पे क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।